हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी विनर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो हैं जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसके कुछ एक आध पॉइंट्स को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आज मैं फिर आपको डिस्क्राइब करूंगी थोड़ा सा बढ़िया सा। तो आज के वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, मैं हूं आकांक्षा और आज हमारा टॉपिक है एक मापन उपकरण जो होता है वो एक अच्छा मापन उपकरण, उसके क्या गुण होते हैं। यानी कि एक जो टूल होता है जिसको हम लोग टूल बोलेंगे, मेजरिंग टूल होता है, तो अगर वो अच्छा है, गुड मेजरिंग टूल है, तो उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, आज हम लोग वो जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि हम लोग अपने कम समय में कितने बढ़िया तरीके से इसको डिस्क्राइब कर ले आते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर आपको सारी अच्छे मापन उपकरण के गुण जो हैं, क्वालिटीज को यहाँ पे लिख दिया है, ताकि आपके दिमाग में ये पता रहे कि हमें ये क्वालिटीज, ये एक प्रमापीकरण और है, मैं ऊपर कर दे रही हूं। देखिए देखिए, ये अच्छे मापन उपकरण के गुण हैं। तो देखो भाई, फटाफट पहले नाम देखो। इसको मैं बता रही हूं कि यहाँ पे आपको कैसे बनाना है, तो आप इसको ऐसे करके इस तरीके से अपने एग्जाम में चित्र बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए मापन उपकरण के गुण, ये गुण बता दीजिएगा। या एक तरीका और भी है, आप ऐसे करके और एक दो ऐसे सारे उपकरणों को और यहाँ पे लिख दीजिए इस जगह पर कि मापन उपकरण के गुण, एक अच्छे मापन उपकरण के गुण, या इस तरह का चित्र बना दीजिए जैसा भी आपको पसंद हो, ठीक है। ठीक है, जैसा भी आपको पसंद हो। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं चाहे तो। अब देखिए, पहला हमने बनाया वैधता, वैलिडिटी, ठीक है। इसका हम एक्सप्लेनेशन आपको देंगे, बहुत आसानी से देंगे, बहुत अच्छा भी देंगे, और आगे हमने मटेरियल भी दे दिया है आपको लिखने के लिए, तो सब चीजें हैं, परेशान मत होइएगा। संतुलन, वैधता माने वैलिडिटी, संतुलन बैलेंस, सक्षमता एफिशिएंसी, वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी, विशिष्टता स्पेसिफिसिटी, कठिनता डिफिकल्टी, विभेदकता डिस्क्रिमिनेशन, विश्वसनीयता रिलायबिलिटी, न्याययुक्तता फेयरनेस, गतिशीलता स्पिरिटनेस, व्यवहारिकता प्रैक्टिकेबिलिटी और प्रमापीकरण स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। ये सारे हैं। अब इस जितने भी हैं इसको हम डिटेल में देखेंगे और हम आपको समझा भी देंगे, ठीक है। तो चलिए उसी पे थ्योरी पे आ जाते हैं, समझते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। मुझसे भी समझिए, स्लाइड से भी समझिए। पहला है वैधता, पहले हम आपको समझा देंगे फिर हम इसको पढ़ देंगे। पहला है हमारा वैधता। वैधता का मतलब देखिए क्या होता है। वैधता का मतलब होता है कि कोई भी एक टूल जो यूज किया जा रहा है, अगर वो टूल जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, अगर वो उस उद्देश्य की पूर्ति करता है, तब तो वो क्या है, वैलिड है, और नहीं तो वैलिड नहीं है। जैसे अगर एक आईक्यू टेस्ट नापने वाला परीक्षण, मान लीजिए एक आईक्यू टेस्ट नापने वाला कोई टेस्ट है, वो टेस्ट आईक्यू ना नाप करके क्रिएटिविटी नाप रहा है या कोई और गुण माप रहा है, तो वो वैलिड नहीं है, क्योंकि उसका क्या काम था, वो क्यों बनाया गया था कि वो आईक्यू नापे। तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो ऐसे ही होने चाहिए जो आईक्यू देखते हो बच्चे की। तो अगर कोई परीक्षण अब जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति करता है, तो वो क्या है, वैलिड है। अब देखो फटाफट स्लाइड पे क्या लिखा है। यह विशेषता बताते हैं कि कोई दिया गया परीक्षण मापन के उद्देश्य को किस सीमा तक पूरा करता है। जो मैंने आपको एक लाइन में बताया कि मापन के उद्देश्य जो होते हैं, उस जिस उद्देश्य के लिए उसे बनाया गया वो उस उद्देश्य की पूर्ति करता है कि नहीं। यदि परीक्षण मापन के उद्देश्यों को पूर्ण करता है तो उस परीक्षण को वैध कहा जाएगा, वैलिड कहा जाएगा, ठीक है। और ये विशेषता वैलिडिटी कहलाती है, वैधता कहलाती है। समझ में आया। नेक्स्ट है संतुलन। देखो, कहने का मतलब है कि ये जो संतुलन यहां पर हम जो दिखा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षण में सम्मिलित किए गए प्रश्न समस्त पाठ्यक्रम में ठीक ढंग से वितरित हैं तो परीक्षण एक संतुलित परीक्षण है, ठीक है।
परीक्षण की यह विशेषता बताती है कि उस पर सम्मिलित किए गए प्रश्नों से संबंध रखती है यदि परीक्षण में सम्मिलित किए गए प्रश्न समस्त पाठ्यवस्तु में ठीक ढंग से वितरित हैं। यानी कि बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब बैलेंस कैसे? बैलेंस किस चीज का बैलेंस? क्वेश्चन का बैलेंस। भाई एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम लोग आइटम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, तो जो उस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस लिए गए हैं उसको हम टेस्ट बोल रहे हैं। तो उसमें जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो आपके सिलेबस से लिए जाते हैं, करिकुलम से लिए जाते हैं। तो सिलेबस में पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो, वो पूरे सिलेबस से लिया गया हो। यानी कि 10 चैप्टर हैं तो 10 चैप्टर से हमने क्वेश्चंस लिए हैं। ये नहीं कि एक चैप्टर से उठा के सारे क्वेश्चंस दे दिए, बाकी 9 चैप्टर को छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि पूरे सिलेबस से आपको क्वेश्चंस लेने हैं, तो वो क्या कहलाएगा? अगर सम्मिलित किए गए प्रश्न समस्त पाठ्यवस्तु में ठीक ढंग से वितरित है, मतलब पूरे सिलेबस से ढंग से लिया गया है, इक्वली लिया गया है, सबको बराबर वेटेज दिया गया, तो वो बैलेंस टेस्ट कहलाएगा। ठीक है। गुड टेस्ट की मतलब खासियत क्या हुई? तो पहला एक अच्छे उपकरण का गुण हो गया वैधता, वैलिडिटी, फिर संतुलन, बैलेंस। अब सक्षमता। अब सक्षमता का मतलब, इफिशियंसी का मतलब कि ये परीक्षण की रचना करने में ये गुण क्या होता है कि कोई टेस्ट बनाने में, उसे प्रशासन करने में, परीक्षण का अंकन करने में, परीक्षार्थी के द्वारा परीक्षण का उत्तर देने में लगे समय संबंधित होता है। तो यानी कि अगर सक्षम का मतलब क्या हो, उसमें क्या क्षमता होनी चाहिए? सक्षम का मतलब, सक्षम में आप देखिए तो क्षमता शब्द लिखा हुआ है, तो किस चीज में सक्षम है ये? परीक्षण की रचना करने में, प्रशासन करने में, अंकन करने में। अंकन मतलब मार्किंग करने में, ठीक है। तो अगर कम समय में तैयार हो जाता है, आराम से प्रशासित हो जाता है, अच्छे से इसकी मार्किंग हो जाती है, तो क्या कहलाएगा? ये एक सक्षम परीक्षण, एफिशिएंट टेस्ट। ठीक है। आगे देखो, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि इसके पहले मैंने वीडियो बनाया है ऑब्जेक्टिविटी पे, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक ले सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे मैंने डिटेल में इसको समझाया हुआ है, लेकिन आज मैं बता रही हूँ ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यहाँ पर ये है, एक लाइन में बताया जाए कि किसी भी व्यक्ति की पसंद नापसंद का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए उसके अंकन के टाइम पर, मार्किंग के समय पर। और वहां पर जो क्वेश्चन होता है उसका एक ही आंसर होना चाहिए, क्योंकि जब आंसर एक ही होगा तो आपको, चाहे वो कोई भी व्यक्ति चेक करे, वो अपनी चॉइस नहीं लगाएगा। अगर आंसर एक ही है तो उसे नंबर वही देना पड़ेगा जो उसका अलॉट है नंबर। लेकिन अगर हमारा उसका आंसर कई हो जाते हैं तो सबकी चॉइसेस अलग हो जाती हैं, कोई नंबर ज्यादा देता है, कोई कम देता है। लेकिन अगर एक ही आंसर बनता है, ठीक है, अगर हम कहें कि एक ही आंसर बनता है तो उस एक ही आंसर पे हर व्यक्ति वही नंबर देगा, क्योंकि उसका कोई दूसरा आंसर तो बनता ही नहीं है। तो हमारी पर्सनल चॉइस का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए भाई, परीक्षण का यह गुण उसके अंकन से संबंधित है यदि परीक्षण में सम्मिलित किए गए प्रश्न स्पष्ट होते हैं और उनका एक ही निश्चित उत्तर होता है, तो परीक्षण का अंकन करना सरल और त्रुटि रहित हो जाता है। ठीक है। साथ ही साथ परीक्षक की विषय निष्ठता से मुक्त। विषय निष्ठता का मतलब खुद की चॉइस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाई जो आंसर है वो है, हमारी चॉइस का कोई प्रभाव नहीं है। ऐसे परीक्षण क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहलाते हैं। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 आंसर्स में एक आंसर सही होता है। अब मुझे पसंद हो चाहे ना पसंद हो, लेकिन मुझे नंबर तो देना पड़ेगा अगर उसने सही आंसर टिक किया है तो। ठीक है। नेक्स्ट है विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी। परीक्षण की यह विशेषता वस्तुनिष्ठता की पूरक है यदि परीक्षण इस प्रकार का है कि परीक्षण से अनभिज्ञ छात्र कम, यानी कि परीक्षण से जो परीक्षण को, टेस्ट को नहीं जानते, वो कम नंबर पाते हैं और बाकी ज्यादा अंक पाते हैं, तो क्या कहलाएगा? वो विशिष्ट कहलाएगा, विशिष्टता कहलाएगी। और ये एक अच्छे टूल का, गुड टूल का, मेजरिंग टूल का एक विशेषता है। कठिनता। कठिनता का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत टफ होते हैं। कई बार सारे के सारे क्वेश्चंस टफ होते हैं। तो ऐसा पेपर नहीं बनना चाहिए जिसमें सारे क्वेश्चन बिल्कुल टफ हो या सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो। ऐसा होना चाहिए कि कठिनाई का स्तर बीच का हो। मतलब
कठिन भी हो, मध्यम स्तर के भी हो और थोड़े सरल प्रश्न भी हो, सारे तरह के प्रश्न, कठिनता लेवल बीच का होना चाहिए। बहुत टफ पेपर बना देंगे तो बहुत कम बच्चे कर ले जाएंगे, और अगर बहुत सरल बना देंगे तो सभी बच्चे कर ले जाएंगे। तो बीच के लेवल पे हमें कठिनता स्तर रखना होगा। परीक्षण की विशेषता परीक्षण में सम्मिलित किए गए प्रश्नों की कठिनाई स्तर से होती है। यदि परीक्षण छात्रों की दृष्टि से ना तो अत्यधिक कठिन है और ना ही सरल, तो उसे उपयुक्त सरलता कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा सरल क्वेश्चन पेपर भी सही नहीं होते और बहुत ज्यादा टफ पेपर भी सही नहीं होते हैं। तो कैसा होना चाहिए? उपयुक्त सरलता का, बीच का होना चाहिए। सरल भी सवाल होने चाहिए, कठिन भी सवाल होने चाहिए। ये है डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का। आगे देखो, विभेदकता। इसका मतलब यह है कि यह विशेषता बताती है कि जो श्रेष्ठ छात्र होते हैं और जो कमजोर छात्र होते हैं उनमें ये क्वालिटी अंतर करना बताती है। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन की क्वालिटी अंतर करना बताती है। परीक्षण की विशेषता उसके द्वारा श्रेष्ठ और कमजोर छात्रों में ठीक ढंग से अंतर स्पष्ट करने संबंधित होती है। यदि परीक्षण से प्राप्त अंकों का वितरण काफी बड़ा होता है, विशेषकर ऐसे छात्रों के लिए जो परीक्षण के द्वारा मापी जा रही योग्यता में भिन्न भिन्न होते हैं, तो परीक्षण को एक विभेदक परीक्षण कहा जाता है। यानी कि इस क्वालिटी का मतलब यह है कि एक टेस्ट में जब कौन बच्चा कितना अच्छे से उसको समझ पा रहा है, कौन नहीं समझ पा रहा है, ये अंतर करने में विभेदकता क्वालिटी, इसकी ये क्वालिटी कौन डिस्क्राइब करता है? विभेदकता डिस्क्राइब करता है। डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेट करती है, मतलब अंतर करती है अच्छे और बुरे में, श्रेष्ठ और कमजोर में, जो ज्यादा समझ रहे हैं उनमें, जो कम समझ रहे हैं उनमें। ठीक है, और डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन का जो होता है, कठिनता स्तर जब बीच का होता है, मतलब बिल्कुल बीच का, तो वो सबसे अच्छा डिस्क्रिमिनेट कर लेता है। ठीक है, विश्वसनीयता नेक्स्ट है। रिलायबिलिटी का मतलब है कि यदि किसी टेस्ट को एक ही व्यक्ति पर या एक ग्रुप पर बार बार रिपीट किया जाए, बार बार उस पर अप्लाई किया जाए, तो जो नंबर आने चाहिए वो कैसे आने चाहिए? लगभग उतने ही आने चाहिए जो पहली बार आए थे, यानी कि सेम आने चाहिए, यानी कि संगतता होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अगर एक ही टेस्ट को एक व्यक्ति पर या एक ग्रुप पर बार बार अप्लाई किया जाए और उसके जो अंक आए, जो मार्क्स आए, वो लगभग सेम आए, तो वो कैसा होगा टेस्ट? वो आपका टेस्ट होगा रिलायबल, विश्वसनीय। देखो भाई क्या लिखा है, परीक्षण की विशेषता परीक्षण से प्राप्त अंकों की विश्वसनीयता को बताती है। यदि परीक्षण किसी व्यक्ति को बार बार एक ही समान अंक प्रदान करता है, मतलब किसी व्यक्ति को हम बार बार टेस्ट करवाएं और वो समान अंक आए, तो परीक्षण को क्या कहा जाएगा? रिलायबल कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है न्याययुक्ता, फेयरनेस। यहां पर है कि यह विशेषता उसके द्वारा छात्रों को अपनी सही योग्यता के प्रदर्शन करने के अवसरों के प्रदान करने से संबंधित। यदि परीक्षण द्वारा सभी छात्रों को, देखो भाई ये लाइन है, यदि परीक्षण के द्वारा सभी छात्रों को अपनी वास्तविक योग्यता के प्रदर्शन के उपयुक्त तथा समान अवसर प्राप्त होते हैं, तो परीक्षण कैसा है? फेयर है। फेयर कैसा होता है? फेयर का मतलब होता है कि हर बच्चे को अपनी जो उसके अंदर योग्यता है उसको प्रदर्शित करने का मौका मिल रहा है, तो वो फेयर है। ठीक है, नेक्स्ट है गतिशीलता। गतिशीलता का मतलब यह है कि यहाँ पे प्रश्नों की संख्या किसी क्वेश्चन में इतनी है कि हमने एक नॉर्मल स्पीड से टेस्ट को दिया तो हम पूरा टेस्ट दे ले गए, हमारे कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। अब अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा रख दिए जाएं तो बच्चा चाहे भी कितनी स्पीड बढ़ा ले तब भी वो क्वेश्चन उसे नहीं हो पाएंगे। तो हमारी स्पीड इतनी हो और सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं, इससे हमारा पेपर कंप्लीट हो जाए, तो वो ऐसा टेस्ट जो जिससे आपकी स्पीड प्रभावित ना हो, क्वेश्चन पेपर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए, तो वो टेस्ट कैसा कहलाता है? उसमें गतिशीलता, ऐसा टेस्ट स्पीडेडनेस टेस्ट कहलाता है। यानी कि परीक्षण की विशेषता परीक्षण में सम्मिलित किए गए प्रश्नों की संख्या से संबंध रखती है। कितने क्वेश्चन हैं उसमें, कितने ज्यादा क्वेश्चन है, कितने कम क्वेश्चन है, कि आपकी स्पीड का कोई प्रभाव नहीं है बहुत। अब आपकी स्पीड, नॉर्मल स्पीड जितना आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा क्वेश्चन रख दिए जाएंगे तो आप कितनी भी तेज स्पीड रखेंगे, आप क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि परीक्षण में प्रश्नों की संख्या इतनी है कि दिए गए समय में उसी टाइम में छात्र सभी प्रश्नों को पूरा कर लेते हैं और उनके द्वारा प्राप्त अंकों पर उनके काम करने की गति का कोई अवांछित प्रभाव नहीं पड़ता, तो परीक्षण उचित परीक्षण माना जाता है। यानी कि उचित गतिशीलता का परीक्षण माना जाता है। क्यों? कि आपको जो टाइम दिया गया है उस टाइम पे क्वेश्चन जो दिए गए हैं, आपने जो एक
स्पीड मेंटेन कर रखी है, उसमें आपने सारा काम कर लिया और आपका काम सही हुआ, पूरा पेपर हो भी गया, ठीक है, और आपके मार्क्स भी अच्छे आ गए। लेकिन अगर उसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा कर दिए गए, आपने लाख कोशिश करी, उसके बाद भी बच्चा जो है काम अपना टेस्ट पूरा नहीं कर पाया, तो उसकी गतिशीलता अच्छी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। आगे देखो भाई, व्यवहारिकता, प्रैक्टिकबिलिटी। परीक्षण की विशेषता बताती है कि व्यवहारिक पक्ष, अब देखो व्यवहारिक शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो परीक्षण जो टेस्ट है वो उसको अप्लाई करना आसान हो, प्रशासन उसको अप्लाई करना आसान हो, ठीक, उसमें मार्किंग करना आसान हो, उसको एक्सप्लेन करना आसान हो, और वो सस्ता भी हो, टेस्ट भी सस्ता हो। तो ये जो क्वालिटी जिसमें होती है तो वो क्या कहलाता है, प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, प्रैक्टिकबिलिटी है, व्यवहारिकता है, यानी कि हम उसको अप्लाई भी कर सकते हैं बच्चों पे आसानी से, मार्किंग कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो कम पैसे में भी उपलब्ध है, ठीक है। तो ये हो गया, अगर ये क्वालिटीज होती हैं तो वो टेस्ट व्यवहारिक कहलाता है। और प्रमापीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपका, मैंने यहाँ पर क्वालिटीज बताई थी, अभी फिर से बताएंगे कि ये विशेषता परीक्षण की रचना विधि संबंधित है। रचना का मतलब जब इसको बनाया जा रहा था, टेस्ट को बनाया जा रहा था, तो उसमें हर एक क्वेश्चन का आइटम एनालिसिस होता है, पद विश्लेषण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आइटम एनालिसिस होता है, और उसके अलावा जब हम, जो हर टेस्ट होता है उसके मानक होते हैं, परीक्षण के मानक उपलब्ध होते हैं। मानक क्या होता है, अब ये जान लो। तो पहले जान लो कि जब मानक उपलब्ध होते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रमापीकृत परीक्षण कहलाता है। और सारे एरर को, किसी परीक्षण में सारे एरर को अगर कंट्रोल कर लिया गया है और उसके मानक उपलब्ध किए गए हैं तो वो क्या कहलाएगा, प्रमापीकृत परीक्षण कहलाएगा। तो मानक क्या होते हैं, मानक वे संदर्भ बिंदु होते हैं जिसके आधार पर परीक्षण में प्राप्त अंकों की व्याख्या की जाती है। यदि मानक उपलब्ध होते हैं तो व्याख्या करना सरल हो जाता है। अब ये क्या चीज है भाई, मानक का मतलब क्या होता है, मान लो किसी क्लास में किसी बच्चे ने 50 नंबर पाए, तो हम कैसे कहें कि 50 नंबर अच्छे हैं कि बुरे हैं, हम कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं भाई, ऐसे तो हम नहीं कह सकते 50 नंबर अच्छे हैं कि बुरे हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमने इसके मानक का मतलब क्या हुआ कि एक क्लास में मान लो 5th क्लास का बच्चा है और उसने एक सब्जेक्ट में 50 नंबर पाए, ठीक है। अब उसके मानक का मतलब हुआ कि 5th क्लास के, एक हमने 5th क्लास लिया, कोई भी 5th क्लास लिया, और उस 5th क्लास के सारे बच्चों के टेस्ट लिए और फिर उनका औसत निकाल लिया, ठीक है। और उसके बाद एक बना लिया कि अब हमारे निकल के आया 65, उसका औसत निकल के आ गया 65 और हमारे बच्चे ने पाया था 50 नंबर, तो इससे कम हो गया ना, ये मानक अंक हो गए। अब इससे कम पाएगा तो बच्चा कमजोर है, और अगर 65 से ऊपर पाया तो बच्चा पढ़ने में तेज है। ये हो गया मानक, नॉर्म्स बोलते हैं इसको, नॉर्म्स हैं ये, ठीक है। तो ये क्लास नॉर्म्स है। एज नॉर्म्स भी हो सकता है, उस एज के बच्चा, अगर कोई 10 साल का बच्चा है तो 10 साल के बच्चों का हम कोई टेस्ट ले लें, किसी भी जिस क्षेत्र का आपको लेना हो, और फिर उसका औसत निकाल लें, तो हम बताएंगे कि वो 10 साल का बच्चा उस स्तर पे, उस अंक से ज्यादा है तो तेज है, उससे कम है। तो इस तरीके से मानक का मतलब वो एक पॉइंट, जिस पॉइंट से ज्यादा नंबर पाएगा तो तेज हुआ, कम नंबर पाएगा तो कमजोर हुआ। वो मानक, वो बिंदु होते हैं, वो रेफरेंस बिंदु होते हैं जिसके आधार पर हम ये कह पाते हैं कि कोई अच्छा है कि कमजोर है, ठीक है। अंकों की व्याख्या कैसे करेंगे, तो अब हमने बताया 50 नंबर हमारा बच्चा पाया था, तो हमारा बच्चा, जो कि मानक हमारा 65 था और 65 से हमारा बच्चा कम पाया था, तो हमारा बच्चा थोड़ा पढ़ने में कमजोर है, ये हमने, इसके नंबर कम है। और अगर हमारा बच्चा ज्यादा नंबर पाता तो हमारा बच्चा तेज है, औसत से ज्यादा नंबर पाया वो, ठीक है। तो यहाँ एक कहने का मतलब ये है कि अब देखो भाई, इसमें हमने आपको, ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप पूरी तरीके से। अब देखो भाई, एक चीज हम यहाँ बताने, खासियत है वो बता दें आपको। पहली बात, इसको ध्यान से देख लो, अच्छे मापन उपकरण के गुण, क्वालिटीज ऑफ अ गुड मेजरिंग टूल, है ना। तो इसमें देखो खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि एक वैधता, देखो एक वैधता ये पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। एक वस्तुनिष्ठता, वैधता, वस्तुनिष्ठता ये पूछा जाता है, ये चारों।
और तुम्हारा कहाँ गया, विश्वसनीयता, और एक हमने बताया था नॉर्म्स। ठीक है, इसमें बताया था ना, नॉर्म्स बताए थे इसमें। ठीक है, नॉर्म्स, मानक बताए थे। ठीक है, यहां पे बताए थे मानक, मानक उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 थे, इसको देख लो, इसमें था वो, ये आते हैं, अक्सर आते हैं तुम्हारे, ये तुम्हारे अक्सर आते हैं, पूछे जाते हैं। तो वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और प्रमापीकरण, यानी कि मैंने बता दिया वैधता का मतलब, वस्तुनिष्ठता का मतलब, इसमें तो एक ही आंसर होता है। ठीक है, पसंद नापसंद से मुक्त होता है। वैधता का मतलब मैंने बताया कि जब अपने उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए वो टूल बनाया गया हो, वो उद्देश्य पूरा करता हो। यानी कि आईक्यू का टूल है तो उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आईक्यू ही मापते हो, कुछ और ना मापते हो। ठीक है, वस्तुनिष्ठता का मतलब पसंद नापसंद से फ्री होना चाहिए टेस्टिंग के समय। हाँ, और मतलब हाँ बिल्कुल, उससे आपकी पसंद नापसंद से फ्री होना चाहिए, यानी कि उसका एक ही आंसर होना चाहिए, जैसे एमसीक्यू एक ही आंसर होता है। और विश्वसनीयता मतलब विश्वास करने योग्य, यानी कि अगर किसी ग्रुप पर या व्यक्ति पर कोई टेस्ट बार बार अप्लाई किया जाए तो भी नंबर सेम आने चाहिए। ठीक है, तो विश्वसनीयता है। और नॉर्म्स का मतलब होता है जिसके आधार पे अंकों की जो नंबर आए उनकी व्याख्या की जाए। तो यहाँ पर ये चीजें बार बार पूछी जाती है, तो इन चारों को तो कृपया करके जरूर लिखिएगा आप। ठीक है, बाकी भी लिख दीजिएगा साथ में, लेकिन ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, इन चारों को आप जब विशेषता लिखिएगा, ये क्वेश्चन जब आएगा इस तरीके से, अच्छे मापन उपकरण के गुण, तो आपको ये चारों क्वालिटीज आपको जरूर लिखनी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास किया, लेकिन एक्सप्लेन आपको बहुत फैंटास्टिक किया है। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया समझ में आया होगा। पूरा देखिएगा, दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, डायग्राम जरूर बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जय हिंद।